नमस्ते और स्वागत है आप सबका इस चौथे आउटरीच सेशन में, जहां हम खबर लहरिया की चौथी कहानी, जो कि ट्रांसजेंडर या किन्नर समुदाय पर है, उसकी चर्चा करेंगे। मैं हूं अनुभूति सिंह, द्वारा रिसर्च में एक पॉलिसी एनालिस्ट। ये वीडियो सीरीज द्वारा रिसर्च, जो एक शोध संस्था है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम कम आय वाले व्यक्तियों की वित्तीय संवेक्षण या फाइनेंशियल इंक्लूजन का अध्ययन करते हैं, और खबर लहरिया एक अवार्ड विनिंग ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, जो बुंदेलखंड के मीडिया डाक क्षेत्रों से रिपोर्ट करते हैं, उनके बीच एक संयुक्त परियोजना है, जिसमें हम यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों के अलग अलग समुदाय की वित्तीय जरूरतें और पहुंच की कहानियां कवर करना चाहते हैं। हम इससे पहले 3 और स्टोरीज कर चुके हैं, और इनके साथ साथ ही हम 3 आउटरीच सेशंस भी कर चुके हैं, जहां हमने देखा कि कैसे अलग अलग समुदाय के लोग औपचारिक वित्तीय तक कैसे पहुंचते हैं। आज हम जो स्टोरी रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमने देखा कि कैसे किन्नर समुदाय के सदस्य कोरोना वायरस महामारी से पहले और लॉकडाउन हो जाने के बाद अपनी आजीविका को कैसे जिंदा रख रहे थे। हमारे साथ हैं मिस अंजलि गोपालन जी, जो कि नास फाउंडेशन की संस्थापक या फाउंडर हैं, लेकिन और महत्वपूर्ण रूप से भारत में एलजीबीटी समुदाय और उनके अधिकारों की कार्यकर्ता भी हैं। अंजलि जी ने 1994 में नास फाउंडेशन को स्थापित किया था, जो कि एचआईवी के कारण एड्स से प्रभावित लोगों को समर्थन देता है और सहारा दे पाया है। इसके साथ साथ ही अंजलि जी ने इंडियन पीनल कोड या आईपीसी धारा 370 के खिलाफ एक 8 साल लंबी कानूनी लड़ाई की शुरुआत भी की, जिसके अंत में धारा 377 को होमोसेक्सुअल लोगों की व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करते हुए माना गया। हमारे साथ खबर लहरिया की मिस नाज़नी रिजवी जी भी हैं। नाज़नी जी ने इस वीडियो रिपोर्ट, इस ट्रांसजेंडर समुदाय की स्टोरी को कवर किया था और उसकी मुख्य संवाददाता थी। इसके साथ साथ ही नाज़नी जी खबर लहरिया की एक वरिष्ठ रिपोर्टर हैं, और उन्होंने लोकल राजनीति, अपराध और संस्कृति पर बहुत काम किया है खबर लहरिया के साथ, और वो भी खबर लहरिया के सबसे पुराने जिले से, चित्रकूट से। तो ये था मेरा दोनों के लिए एक छोटा सा परिचय। स्वागत है आप दोनों का इस आउटरीच सेशन में जुड़ने के लिए, और बहुत थैंक्स आपका इस आउटरीच सेशन के साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आई थिंक मेरा पहला जो सवाल होगा नाज़नी जी, वो आपके लिए होगा, क्योंकि मुझे याद है जब हम स्टोरी बोर्ड वगैरह डिस्कस कर रहे थे, और जब हम टाइमलाइन शेयर डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे याद है कि इस कहानी के लिए बहुत कठिनाइयाँ हुई थी, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू शेड्यूल करना मुश्किल हो पा रहा था। तो हमें बताएं कि आपका फील्ड में ये स्टोरी कवर करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्पेशली जब आप किन्नर समुदाय के लोगों से मिलने गए, उनसे इंटरव्यूज लेने गए। थैंक यू। जब मैंने ये स्टोरी को किया तो हमें काफी लंबे टाइम तक चर्चा हुई। पहले स्टोरी बोर्ड बनाया, फिर हमने वहां भेजा, फिर काफी समय के बाद उसमें सुझाव आए। प्लान करते रहे, अलग अलग जिलों से लोगों से बात करते रहे। किन्नर समुदाय के टच में जो लोग थे, किन्नर लोगों से हमने बात की, लेकिन पूरी बात तैयार हो गई जिनसे हमने बात की थी, और तय किया था कि हम इस डेट में आकर के स्टोरी करेंगे। और जब मैं वहां पहुंच गई, रात तक मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हाँ ठीक है ठीक है, और रात भर का सफर था, दूर था। जब मैं यहाँ से पहुंच गई, सुबह मैंने फोन किया कि मैं आ गई हूँ, और आप लोग बताइए कि कहाँ पे मिलना है, या मैं आपके घर आऊँ, या आप कहीं और मिलना चाहेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि नहीं नहीं, हम मीडिया में अपनी बात नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है, और ना तो हमारे लिए सरकार कुछ करती है, ना आप लोग कुछ कर पाओगे, तो हम नहीं देना चाहते, अपनी आवाज को आप लोगों के पास नहीं पहुंचाना चाहते। तो बड़ी मुश्किल से फिर मैं अलग-अलग लोगों से मिलती रही, वहाँ पे कई संस्थाएँ काम कर रही थी, उनके टच में रही। तो जो स्टोरी मुझे 2 दिन में करके वापस आनी थी, मुझे 1 हफ्ता पूरा लग गया था, और बड़ी मुश्किल से फिर मैंने ये किया कि जो लोग जो उनके टच में थे किन्नर समुदाय के, मैंने उनको छोड़ दिया और मैं खुद निकल गई। और मैंने सोचा कि मैं डायरेक्टली जाके उनसे मिलती हूँ, क्योंकि उनकी उनकी बात होती थी, और मैं बोल रही थी मुझे नंबर दे दीजिए, तो वो नंबर भी नहीं दे रहे थे। तो चाहे उनको जो भी लग रहा हो, जैसे भी हो, उनसे वो क्या बातें कर रहे थे, मुझे नहीं बता रहे थे। बस यही कह रहे थे, वो मिलना ही नहीं चाह रहे हैं, वो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा आप ऐसा करिए, आप मुझे किसी का नंबर दीजिए और एड्रेस बता बता दीजिए कि वो रहते कहाँ पे हैं। तब फिर मैं गई हूँ रामपुर जिले में, और वहाँ पे वो आवास सरकारी आवास है, तो वहाँ पे रहते थे वो जो अ, सब ये काशीराम कॉलोनियाँ हैं, तो उसका एक काशीराम कॉलोनी जैसी एक और कॉलोनी बनी है, तो
उनके लिए एक रूम है उसमें, तो वो मतलब सरकारी कॉलोनी, लेकिन उन किन्नर समुदाय को किराए पे वहाँ पे रहना पड़ रहा है। तो मैं उनके यहाँ डायरेक्ट पहुँची और जैसे ही मैं गई तो लोगों से पूछती-पूछती तो वो बारजे पे ही खड़ी थी और मेकअप कर रही थी। तो मैंने हाय किया और मैंने कहा मुझे आपसे मिलना है, जबकि मैं उनको जानती नहीं थी, कोई कुछ भी परिचय नहीं था मेरा उनसे और ना ही कोई बात हुई थी। मैं डायरेक्टली पहुँची और मैंने कहा कि मैं बहुत दूर से आई हूँ और आपका पता लेते-लेते यहाँ तक पहुँची हूँ और मुझे आपसे ही बात करनी है। तो वो बड़ा खुश हुई कि मुझसे बात करने के लिए आई हैं। तो उनको मतलब मुझे मुझे भी अचंभा हुआ कि लोग हमें मिलने नहीं दे रहे थे, बात नहीं करने दे रहे थे और वो इतना खुश होके बात कर रही हैं और बहुत खुश हुई कि हाँ, कोई तो है जो हमारे बारे में सोचा, कोई तो आया, इतनी दूर से आप आई हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब दिखाया अपनी मतलब खुश हुई और उन्होंने ये कहा कि उनसे मिली थी तो वहाँ पे जब मैं उनके यहाँ गई तो वहाँ पे 3 लोग थे, जांची में 3 लोग बैठे हुए थे, तो उसमें से एक जो थे वो जॉब कर रहे थे किसी संस्था में, यही एड्स की कोई संस्था थी, तो जो एड्स पे काम करते हैं उनके यहाँ वो जॉब कर रहे थे। लेकिन उन्होंने बताया कि हम पढ़ लिख भी लें तो हमारे लिए कोई जॉब नहीं होती, हम जहाँ भी जाते हैं, हम इंटरव्यू देते हैं, लोग वहीं पे मज़ाक बनाना शुरू कर देते हैं, हमें सम्मान नहीं देते हैं। तो एक तो हमारे अंदर ये हिचक होती है कि हम नर हैं और फिर किसी तरह हिम्मत करके हम कहीं पहुँचते भी हैं, तो भी हम फिर वहाँ काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोग हमारा मज़ाक इतना ज़्यादा बनाते हैं और किराए का मकान क्योंकि उनका ना तो एक समुदाय ही अलग हो गया, ना महिला में, ना पुरुष में, तो ना तो परिवार होता है उनका और ना ही ससुराल मायका होता है। तो इस तरह से अगर वो किराए के मकान में रहते हैं, तो जो पड़ोसी होते हैं, मकान मालिक होते हैं, वो भी उन पे हिंसा करते हैं और यौन हिंसा की भी कोशिश उनके साथ होती है, जहाँ पे वो किराए पे रह रहे हैं, आस-पास के लोग हैं या रात-बिरात कहीं ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं या फिर कहीं भी कुछ भी काम करते हैं, तो अगर टाइम बेटाइम आते हैं घर पे, तो छेड़छाड़ जैसी हिंसाएँ भी उनके साथ होती हैं। यही सब शायद हमने वीडियो में भी देखा था। जो सारी बातें आप बता रही हैं हिंसा के बारे में, जो एक डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट किया जाता है उसी समुदाय में, उसी जहाँ जिस इलाके में वो रहते हैं, और इन सब का जो एक फ़र्क पड़ता है वो उनकी वित्तीय स्थिति पर भी पड़ता होगा। तो बिल्कुल। ये हम थोड़ी देर बाद अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अंजलि जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई नो शेड्यूल काफ़ी बिजी रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि आपका एक्टिविज्म एक्सपीरियंस जो है काफ़ी वास्ट है एंड काफ़ी अलग-अलग एरियाज़ में है। तो आई थिंक मेरा पहला सवाल आपके लिए यही रहेगा कि आपके एक्सपीरियंस में, आपके अनुभव में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी या ऐसी जो विभिन्न मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं होती हैं सोसाइटी से? व्हाट इज इट दैट दे रियली नीड? जब हम LGBTQI की बात करते हैं, एक ये पूरा फ्रेमवर्क है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें ट्रांसजेंडर एक भाग है इस समुदाय का, राइट, इस कम्युनिटी का। अब देखिए, जहां तक रही समाज जिस नजर से ट्रांसजेंडर्स को देखती है और लीगल फ्रेमवर्क भी ट्रांसजेंडर्स के लिए थोड़ा अलग है, क्योंकि हाल ही में शायद 2-3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा जजमेंट दिया था, जहां ट्रांसजेंडर राइट्स दी गई थी। जैसे कि कहा गया था कि इनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, इनको ओबीसी माना जाए ताकि जॉब रिजर्वेशंस हो। तो ऐसे करके कुछ कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने वेरी स्पेसिफिकली ये भी कहा है कि ये सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए है। The rest of the community cannot be included in this, right? और इसको देखते हुए, फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया था, जहां उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर लोगों की शादी भी हो सकती है, इट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड। सो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए अब पहले से काफी फर्क आया है, पर क्योंकि लॉ बदला है, इसका मतलब नहीं है कि लोगों की एटीट्यूड बदली। अभी भी किन्नरों के लिए हमारी सोसाइटी में जिस नजर से लोग इनको देखते हैं, बड़ी प्रॉब्लम अभी भी काफी ये है कि डिस्क्रिमिनेशन काफी होता है। या तो कहा जाता है, देखो किन्नर कैसे अपनी जिंदगी रोजी रोटी करते हैं, या तो बधाई टोली हो, बधाई टोली से उनकी कमाई होती है, सेक्स वर्क से कमाई होती है, बेगिंग से कमाई होती है। तो बहुत कम नौकरियां हैं जो इनको आसानी से मिलता है।
और अगर मिल भी जाए पोस्ट ये नासा जजमेंट का, फॉर एग्जांपल कोची में जो मेट्रो सिस्टम है उसमें 8 किन्नरों को नौकरी दी गई थी, पर अनफॉर्चुनेटली उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। और क्यों छोड़नी पड़ी? 2 वजह से। एक तो नौकरी के आसपास उनको जगह नहीं मिल रही थी रहने के लिए, कोई उनको रेंट पे जगह नहीं दे रहा क्योंकि वो इस समुदाय से हैं। और दूसरे जो लोग मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे वो बहुत ही बुरी नजर से उनको देख रहे थे, तो उनको लगा कि बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था उनको, और ये देखते हुए उन्होंने इतनी अच्छी नौकरी उनको छोड़ना। दूसरी बात हमें ये याद रखना है कि हम अब सरकार तो ये कह रही थी, जैसे जजमेंट जो आया था उन्होंने कहा कि कॉलेज लेवल पे, कॉलेज में रिजर्वेशन होना चाहिए, पर मैं ये कहूंगी भाई स्कूल में ही बच्चे जो ट्रांस हैं स्कूल भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्कूल में इतनी बुलिंग होती है, इतना अनसेफ एनवायरनमेंट होता है इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली डिफरेंट है। तो उनके साथ रेप होना, उनके साथ छेड़छाड़ जो होता है, और अक्सर हम ये देख रहे हैं कि ये बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। तो जब पढ़ाई नहीं हुई स्कूल लेवल पे, आप आगे कॉलेज में क्या कर रहे हैं? तो मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि आप स्कूल लेवल पे इनको सेव कीजिए, ये देखिए कि ये स्कूल खत्म कर पाए। तो अगर हम देखें ट्रांसजेंडर्स के लिए अब थोड़ा तो चेंज आया है, पर सोसाइटी में इतना चेंज नहीं आया है जितना आना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज है कि हमें लोगों के साथ काम करना पड़ता है टू ब्रिंग अबाउट चेंज ऑफ एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेनिंग कर रही थी राजस्थान में पुलिस के साथ इस इशू के लेके, तो उन्होंने कहा अरे मैडम आप ये कह रहे हैं कि आज तक ये तो सारे चोर उचक्के हैं। तो मैंने कहा ये आपने कैसे कह दिया, आप नहीं जानती हैं, और आप अब ये कह रही हैं कि कल ये तो आके ये मेरे बॉस भी हो सकते हैं। ये जो सरकार कह रही है कि अभी जो फॉर्म्स निकाल रही हैं उसमें एक थर्ड कैटेगरी है अदर करके, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, पर हर जगह नहीं होता, यूनिफॉर्मली कुछ नहीं होता। यही प्रॉब्लम है हमारे देश में ना, कि हर लेवल पे आपको लड़ाई करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। और जैसे हमने वीडियो में भी देखा, नाज़नी जी ने जो कवर किया था कि आधार कार्ड में भी वो एक थर्ड जेंडर वाला कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन जब वो बनवाने गए तो उनको इतना एक जो ऑफिशियल था उन्होंने उनको सही से ट्रीट नहीं किया और इसलिए वो कार्ड ही नहीं बनवा पाए। हाँ, सरासर मना कर देते हैं, फॉरगेट अबाउट अच्छे से ट्रीट नहीं किया, वो मना भी कर देंगे कि हम ऐसे नहीं कर सकते, राइट, इन स्पाइट ऑफ कि जजमेंट है। और यही मैं कहती हूँ कि एक तो है कि जो एक लेवल पे होता है, पर ये इंफॉर्मेशन ट्रिकल नहीं होता नीचे तक। तो ये प्रॉब्लम, जब तक हम इस प्रॉब्लम से कोई रास्ता नहीं ढूंढेंगे, ये प्रॉब्लम रहेगी। जी बिल्कुल। तो नाज़नी जी एक बार मैं आपके पास फिर आना चाहूंगी। तो आप, क्योंकि आपने काफी समय बिताया इंटरव्यूज लेते टाइम किन्नर समुदाय के लोगों के साथ, तो क्या आप हमें बता पाएंगे कि उनका एक टिपिकल दिन, एक जो उनका विशिष्ट दिन होता है वो कैसा दिखता है? जैसे हम लोगों के लिए शायद काफी सोचना आसान हो कि हम वायरस से पहले ऑफिस जाते थे, घर वापस आते थे, कुछ करते थे, लेकिन उनका दिन कैसा लगता है? तो उनका दिन भी उसी तरह होता है जैसे सबका होता है, सुबह उठना, काम करना, नहाना धोना। और उनका मेन तो अगर उनकी खुशी हो या उनकी मजबूरी हो, उनका मेकअप बहुत जरूरी होता है, तो वो सब अपने लिए 1-1.5 घंटा सिर्फ मेकअप में लगाते हैं। अच्छा। और हम जानते हैं कि उनकी एक स्टेबल जो आजीविका का सूत्र नहीं होता है, जो एक मान लीजिए उनको पता नहीं होता है हर महीने के महीने कितने पैसे आने वाले हैं, तो वो लोग कैसे मतलब इस चीज का सामना करते हैं? जैसे हमने वीडियो में तो देखा कि वो सब एक दूसरे की ही मदद करते हैं, क्योंकि समुदाय के अंदर ही उन लोगों को अपने मतलब ढूंढना पड़ता है, अपनी मतलब एक जो सिक्योरिटी होती है। तो अभी फिलहाल तो महामारी हुई तो उसमें जो डिस्टर्बेंसेस हुए वो तो हुए, लेकिन उससे पहले जब वो अलग अलग सूत्रों से अपनी इनकम जो कमाते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं कि मान लीजिए कभी कोई इमरजेंसी आ गई
या किसी और को जरूरत पड़ गई पैसों की, तो उनका कोई समुदाय के लेवल पे, समुदाय के स्तर पर कोई एक मैकेनिज्म है जिसके तहत वो पैसे जमा कर पाते हैं या पैसे मैनेज कर पाते हैं? इतना ज्यादा उनका कोई बजट या बैलेंस नहीं होता है, क्योंकि वो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। और फिर किन्नर की कमाई को लोग बहुत हाई फाई मानते हैं कि बहुत ज्यादा कमाया है, बहुत पैसे वाले हैं, तो उनकी जल्दी कोई मदद भी नहीं करता है, और घर परिवार तो होते ही नहीं है। और बहुत जी। नाम कमाने के बाद, बहुत पैसे हो जाने के बाद, जब वो बहुत संघर्ष कर लेते हैं, तब परिवार थोड़ा थोड़ा, वो चाहे लालच ही समझ लीजिए एक तरह से, कि जब उनको ये हो जाता है कि हमें इनसे पैसा मिलेगा, तो थोड़ा संपर्क रखने लगते हैं। लेकिन जब उनपे कोई वक़्त पड़ता है, तो उस टाइम उनके साथ के जो लोग हैं, जो उन्हीं के समुदाय के हैं, तो उन्हीं से जो थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, वरना उनको हेल्प नहीं मिलती किसी से। और बैंक हो गए या कभी लोग, तो अगर उनको बैंक जाना हुआ या, तो इन सब चीजों के लिए क्या उनके पास बैंक अकाउंट होता है, जो कागज चाहिए होते हैं वो सब होते हैं? नहीं, सबके पास नहीं होते हैं। अच्छा, क्योंकि सबसे बड़ी लेकिन क्या ये समस्या कॉमन है? जैसे हम कॉलम ही नहीं है उनका, तो वो लिंक वाली समस्या है, जहाँ कागज़ों में आ जाती है, तो उनके सारे कागज़, आई कार्ड, आधार कार्ड सबके नहीं होते हैं। हैं भी तो वो पुराने ही हैं, जो माँ-बाप ने बनवाए हुए हैं, लड़के के नाम से हैं, तो वो फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, तो इमरजेंसी के टाइम पे कैसे मतलब फाइनेंसिंग हो पाती है? जैसे मान लीजिए किसी को जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या किसी का मतलब मान लीजिए अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, या बहुत पैसे की जरूरत पड़ गई, या घर पे देने की जरूरत है। बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी जब मैं वहाँ गई थी रामपुर में, तो एक जी। थी, तो उसके पैर में उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो काफ़ी चोट है पैर में, और एक पैर बिल्कुल खराब हो गया, 2 साल से वो इलाज करा रहा है। तो वो अपना काम छोड़ के और अपना वेश-भाषा बदल के, बिल्कुल वो फिर आदमी के ही भेष में रह के, ना चाहते हुए भी परिवार में जाके शिफ्ट हुए हैं। आदमी की तरह रह रहे हैं, लेकिन बस परिवार वाले इलाज तो करा रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन वो पूरी तरह से इलाज नहीं हो पा रहा, और बहुत परेशान है। वो मुझे अभी भी बार-बार फ़ोन करते हैं, कहीं से हेल्प हो जाए तो मैडम करा दीजिए। अब मेरा पैर, मतलब डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर जल्दी अच्छे से इलाज नहीं हो तो पैर काटना भी पड़ जाएगा। तो नहीं हो पाता, उनकी समस्याएँ बहुत जटिल होती हैं, जल्दी सॉल्व नहीं होती हैं। क्योंकि आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी होती है। जो बहुत नाम कमा चुकते हैं, बहुत बड़े किन्नर बन जाते हैं, जो गुरु माँ बोले बोले जाते हैं, तो वही भले ही वो हों, लेकिन जब वो गुरु माँ बनते हैं, तो वो भी बहुत हिंसा सह के बनते हैं, और फिर वो भूल जाते हैं कि इसी हिंसा से हम भी निकल के आए हैं। वो अपने छोटे वाले किन्नरों पे वो हिंसा शुरू कर देते हैं। अंजलि जी, तो हम नास फाउंडेशन की बात करते हैं। तो आप हमें बताएं कि पहले तो नास फाउंडेशन में अभी आजकल क्या चल रहा है, और किन्नर समुदाय से रिलेटेड क्या नास फाउंडेशन के कोई अलग से सहायता के प्रोग्राम्स या कोई प्लान्स हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल नहीं। ज्यादा काम जो मैं कर रही हूँ एडवोकेसी को लेकर कर रही हूँ। इस समय कोविड के समय में हमने काफी किन्नरों के साथ भी काम किया है। पर अब मेरा फोकस ज्यादा है कि हम कैसे भी करके एजुकेशन, एटीट्यूड चेंज पे काम करें, ताकि कुछ तो चेंज आए कम्युनिटी के लिए। तो पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप देखिए, एक तो है कि हम मुझे लग रहा है कि अभी बहुत जरूरी है एडवोकेसी के लिए, ताकि हम एटीट्यूड चेंज पे काम करें। लॉ तो आ गया है, पर अगर एटीट्यूड नहीं चेंज होगा, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। उस लॉ का कोई फायदा नहीं जब तक हम एटीट्यूड पे काम नहीं करेंगे। दूसरा, हमने ये देखा है फॉर एग्जांपल कि एडवोकेसी करना है सर्विसेज के लिए, समुदाय के लिए कोई सर्विसेज अवेलेबल नहीं। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई वायलेंस फेस कर रहा है, तो वो उस सिचुएशन से बाहर निकल के, और कोई जगह नहीं है उसको जाने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई जगह नहीं है जहां वो जाके हेल्प ले पाए। और लोगों की एटीट्यूड ऐसे है, थिंकिंग ऐसा है कि बहुत मुश्किल है कि हम इस कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाए।
तो जब तक ये चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इस कम्युनिटी में एक तो है ट्रांस, दूसरा है इंटरसेक्स, तो बहुत मिली हुई चीजें हैं, सिर्फ एक नहीं। और जैसे नाज़नी जी कह रहे थे, पर जो किन्नर डेरों में रहते हैं उनका कुछ ना कुछ फिर भी सपोर्ट है, उनके जो गुरु हैं, उनकी जो फैमिली है, क्योंकि वो किन्नर की फैमिली हो जाती है, भला उनका अपना जैसे ट्रेडिशनल फैमिली को हम जैसे देखते हैं वो ना हो, पर ये एक दूसरे को कुछ ना कुछ मदद करते हैं और कर पाते हैं। पर जो किन्नर डेरों में नहीं रहते, जो अपने आप को किन्नर मानते हैं पर कोती हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब मैं सोच रही हूँ कि हमारा फोकस थोड़ा शिफ्ट हो और हम सर्विसेज, इनके लिए सर्विसेज हो, उस पे काम करें। नहीं तो जैसे जो भी कम्युनिटी, जो भी ग्रुप मार्जिनलाइज्ड होता है, उसके लिए कुछ भी पाना बहुत मुश्किल है। जी। और एक तो है लॉ बहुत जरूरी है ऑफ कोर्स, पर उसके साथ साथ सर्विसेज की भी बहुत जरूरत है। जी। और इस वक्त कोई सर्विसेज अवेलेबल नहीं है इस समुदाय के लिए। जी। और सर्विसेज जब आप कहते हैं अंजलि जी, आप कह रहे हैं कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, एक्सेस टू हेल्थ केयर। और जी। इसमें देखिए इट्स नॉट सो इजी। जब मैं कह रही हूँ एक्सेस टू हेल्थ केयर, एक है कि आप, हाँ ठीक है, आपको यहाँ दवाई मिलेगी, यहाँ डॉक्टर के, पर जिस तरीके से ये सिस्टम आपको देखता है, उस वजह से आप हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते। ना तो डॉक्टरों को आइडिया है क्या इश्यूज हो सकती हैं, क्या बात हो सकती है, कैसे बात करना है, उनका खुद का एटीट्यूड इतना, आखिर हम लोग सब सोसाइटी में ही तो बड़े हुए हैं, तो जो एटीट्यूड सोसाइटी में होती है वो भी डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स में होती है, तो उनके साथ तो कोई काम नहीं हुआ। तो मुझे ये भी लग रहा है कि हमें प्रेशर देना पड़ेगा कि जो पढ़ाई होती है डॉक्टरों को, कि उसमें इन इश्यूज पे डॉक्टरों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। पर अगर आप देखें, ये सब जब मैं सर्विसेज की बारे में बात कर रही हूँ, ये सब बहुत जरूरी है। नहीं तो ये कम्युनिटी के पास कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? जी। तो एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है कि समाज में जो लोग हैं उनमें एक संवेदनशीलता हो, एक सेंसिटिविटी हो समझने की, और जो हम कहते हैं कि अनलर्न करने की, जो आज तक हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं उसके बारे में, उससे निकलना भी बहुत जरूरी है। हाँ, पर देखिए हम लोग एज अ कल्चर कितने स्ट्रैटिफाइड हैं क्लास और कास्ट लाइंस पे, तो इस पे काम करना, जब मैं सोचती हूँ, इतना बड़ा प्रॉब्लम लगता है मुझे कि हम ये एटीट्यूड्स में बदलाव कैसे लाएं। तो लॉ की जरूरत है, पर एटीट्यूड चेंज में भी बहुत जरूरत, बहुत काम करने की जरूरत है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम काम की बात कर रहे हैं, इनको मिला के देखिए, इनको जुड़ा के काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। कम्युनिटी मेंबर्स ही सबसे अच्छा काम कर पाएंगे। जी। नाज़नी जी, आप शुरू में कह रहे थे कि आपने जब इंटरव्यू शेड्यूल किया और उसके बाद वो मिले भी नहीं आपसे, क्योंकि उनको लगा कि उनको सहायता नहीं मिल पाएगी और वो मीडिया के लोगों से नहीं बात करना चाहते हैं। तो उसमें, और फिर जिन लोगों से आपने फाइनली इंटरव्यू किया, उसमें क्या मतलब बदलाव क्या था? कि क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जब अगर हमें उनके लिए नीतियां डिजाइन करनी है, उनके कल्याण के लिए, तो उनका साथ होना भी बहुत जरूरी है। मुझे जैसे लोगों ने बताया और जो लोग कांटेक्ट में उनसे बात कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत एटीट्यूड होता है उनके अंदर, वो बात नहीं करना चाहते हैं किसी से और बहुत घमंडी टाइप के लोग हैं। लेकिन इससे पहले भी मैंने ट्रांसजेंडर से बात करी थी, क्योंकि एक इलाहाबाद में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तो एक भवानी माँ थी जो सांसद का चुनाव लड़ी हैं। तो मैंने जब उनका इंटरव्यू किया था, जब जाने से पहले ही जब मैंने उनको फ़ोन किया, वहाँ पहुँची, मैंने अच्छे से बात की और कैंडिडेट पे जो जनरली चीज़ें थी वो बताई।
फिर बोली कि अगर तुम मेरी लाइफ के बारे में जानना ही चाहती हो तो कैमरा बंद कर दो, फिर मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। तो उन्होंने ऑफ कैमरा जब बातें बताई थी तो उस टाइम मेरे आंखों से आंसू निकल आए थे। और उनके साथ बहुत हिंसा होती है। नेचर भाई वो बहुत अच्छे होते हैं और कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, हमेशा अच्छा ही सोचते हैं और अपनी दुनिया में मस्त होते हैं, लेकिन समाज जो है उनको जीने नहीं देती ठीक से। और बहुत हिंसा, मतलब शुरुआत से परिवार से उनके साथ हिंसाएं शुरू हो जाती हैं और फिर उनको ज्यादातर यही होता है, जो किन्नर समुदाय के लोग होते हैं वो बचपन में ही अपना घर छोड़ के निकल जाते हैं। तो जब शुरू में निकलते हैं तो किसी होटल में काम किया या फिर किसी का सहयोग लिया, तो बहुत उनके साथ यौन हिंसा भी बचपन से ही होती है। मैंने उनके साथ काफी काम, मतलब मैं ये स्टोरी नहीं, मैंने इससे पहले भी काफी काम किया और मैं हमेशा जब मुझे वो मिलते हैं तो हमेशा मैं उनसे अच्छे से बात करती हूँ और वो भी अच्छे से बात करते हैं। तो जिस तरह से मैं रामपुर जाने के बाद मुझे लगा, उन लोगों ने मुझे ऐसा बताया कि वो बात नहीं करना चाह रहे, तो मुझे भी नहीं यकीन हो रहा था कि ऐसा ये लोग जो बोल रहे हैं वो सच है। तो फिर मैं अकेली ही निकल पड़ी और फिर मैंने उनका पता ढूंढ ढांड के और वहां तक पहुंची। तो बहुत अच्छी तरह से बात की उन्होंने, अभी भी मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई आया है तो शायद हमारी कोई हेल्प होगी। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनकी शिक्षा पे ध्यान दें। अगर उनके लिए कोई अलग स्कूल हो या कुछ हो तो शायद वो आगे बढ़ सकते हैं, और नौकरी जरूर होनी चाहिए। नाज़नीन, मैं इधर कुछ कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं लगता है अलग स्कूल होना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि इंटीग्रेशन होना चाहिए, और जब इंटीग्रेशन होगा हम दूसरे बच्चों को के साथ काम करें कि इनको एक्सेप्ट करें। क्योंकि क्या होता है अलग स्कूलों से कि फिर वो किसी और का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आगे चल के उनको क्या हम अलग नौकरी देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं इंटीग्रेशन हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि अक्सर लोगों को लगता है कि अलग स्कूल होने से इनकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। आई एग्री विद यू, पर प्रॉब्लम यह है कि आगे चल के फिर हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। और अगर हम चाह रहे हैं कि लोगों की एटीट्यूड चेंज हो, जैसे ही हम अलग करेंगे तो फिर वो तो और ज्यादा अलग होता रहेगा। जस्ट सोचने वाली बात है, एक अलग नजरिया है। तो है क्योंकि फिर जो हम चाह रहे हैं कि वो समाज में समानता है तो वो फिर और भी गैप हो जाएगा। और गैप हो जाएगा। और ये बात मैं सबके लिए बोलती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत फोकस है गर्ल चाइल्ड पे, फॉर एग्जाम्पल, कि लड़कियों के साथ ही काम करना है। पर मेरी लड़ाई हमेशा डोनर्स के साथ ये रही है कि देखिए, हमें प्रोग्राम लड़कों के साथ भी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ लड़कियों के साथ काम करोगे, आप उनको आगे बढ़ाओगे, लड़के तो वहीं रह जाएंगे, और फिर और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही, ये मेरी सोच है, गलत हो या सही हो दूसरी बात है, पर सही मुझे है। लगता है कि वी हैव टू बी केयरफुल। ही अक्सर सोचते हैं कि मतलब फिर वो समाज से फिर अलगाव ही होता रहेगा। हाँ, हाँ, और हम ये नहीं चाह रहे हैं ना, ये हम नहीं चाह रहे। नहीं, बिल्कुल। हम्म, हम भी यही चाह रहे हैं ना कि वो समाज के साथ जुड़ के रहें, हम जैसा ही सम्मान उनको भी मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी के साथ आई थिंक ये एकदम सही मौका है एक जो कहते हैं हम सपोर्ट सिस्टम के बारे में। तो एक तो हम इससे पहले मैं पूछ ही रही थी कि उन वित्तीय अपना फाइनेंशियल कैसे मैनेज करते हैं रोज ब दिन। लेकिन जैसे हमें पता चला कि वो सिर्फ उसी दिन के बारे में सोचते हैं, कमाते हैं, और फिर कभी अगर इमरजेंसी आई तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन एक चीज जो मैंने वीडियो में देखी थी जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी, वो कह रहे थे कि जब महामारी के कारण जो लॉकडाउन्स हुए उसमें वो लोग वैसे भी बाहर नहीं जा पा रहे थे, कोई शादियां, कोई मंडलियां, कुछ नहीं निकल रही थी, तो उनकी जो आजीविका थी उसमें काफी झटका लगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जो उस इलाके के जो पुलिस वाले हैं वो उनकी काफी सहायता कर रहे थे। तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं, और हमें बताएं कि क्या उनके समुदाय के बाहर भी उनकी कोई समर्थन प्रणाली होती है क्या समाज से। जैसे एक सरकार तो मतलब अपनी स्कीमें और अपने कार्यक्रम बना देती हैं, लेकिन समाज में क्या वो देख पाए हैं कि कौन उनकी सहायता कर सकते हैं या करते हैं। मेरे नॉलेज में तो ऐसा नहीं है कि समाज में उनको कभी मदद मिलती है, क्योंकि जो भी समूह है, संगठन है, जो भी बनाए वो भी तो महिला और पुरुष के ही द्वारा है।
तो वो भी समाज से ही है, तो सोच तो वही बनी हुई है। तो कोई नहीं मदद करता। हाँ, लॉकडाउन के टाइम पे पुलिस, क्योंकि हर जगह-जगह पुलिस ही दिखाई दे रही थी और पुलिस के पास भी काफ़ी राशन वान आ रहा था। तो उन्होंने जो आस-पास के किन्नर समुदाय को देखे, उन्हें लगा कि इनको ज़रूरत है, तो उन्होंने उनको दे दी, क्योंकि किन्नरों का भी रोज़ का घूमना, टहलना, हर एक इंसान से मिलना होता है, तो पुलिस पुलिस से संपर्क अच्छे रहे होंगे, चौराहे पे आते-जाते मिलते रहे होंगे। तो इस कारण से उन्होंने उनकी मदद की और राशन-वाशन दिया है, क्योंकि वो राशन भी उन्होंने अपनी जेब का नहीं दिया है, सरकारी राशन जो था वही दिया है। तो इस तरह से उन्होंने, किसी ने ऐसी मदद नहीं की कि जो बहुत से संगठन चल रहे थे, राशन ट्रकों के हिसाब से बाँटे जा रहे थे। तो किसी की नज़र यहाँ नहीं गई कि कोई हमारे समाज से अलग भी है और किन्नर समुदाय भी यहाँ पे है, वो भी इंसान है, हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। तो सरकार के द्वारा जो अलग-अलग कोरोना वायरस के पहले लॉकडाउन के समय पे जो प्रणालियाँ बनाई गई थी कि फ्री इतना राशन दिया जाएगा, इतने केजी राशन दिया जाएगा, तो ये नहीं पहुँचा है किन्नर समुदाय के लोगों के पास। नहीं, किन्नर समुदाय के लोगों, क्या जो सरकार की तरफ से राशन बँटा, वो किसी के पास नहीं पहुँचा है। कुछ गिने-चुने लोगों के पास पहुँचा है और बिल कट गया है लाखों रुपए का, 5-10 हज़ार का राशन बाँट के फ़ोटो खिंचा लिया है। तो यही हुआ है। और मेरे एक बस चीज मैं कहना चाहती हूँ इधर, शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, पर कोविड के टाइम में एक बड़ी प्रॉब्लम हुई है लोगों को इस कम्युनिटी से, ओवरऑल LGBTQI कम्युनिटी से। प्रॉब्लम ये हुई है कि कोविड की वजह से लॉकडाउन जो हुआ है, उस वजह से बहुत लोगों को अपने घर वापस जाना पड़ा, और जो हिंसा इन्होंने अपने घरों में देखा, वो बड़ी प्रॉब्लम हुई है लोगों को, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं था निकलने का। जी, हम जानते हैं कि अभी हमने आधे घंटे में जो डिस्कस किया कि सरकार की अलग-अलग प्रणालियां हैं, वो लोग काफी सारे प्रोग्राम्स के बारे में सोच रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि सिर्फ जो एक कानून आने से सब चीजें बदल नहीं जाएंगी। वैसे तो समाज में बहुत काम है जो करना है, बहुत सारी सोच है जो बदलनी है, लेकिन सरकार की तरफ से जब वो ऐसी पॉलिसीज डिजाइन कर रहे हैं जहाँ पे कम से कम अगर कोई इमरजेंसी होती है, मान लीजिए जैसे कोरोना वायरस ही था जिसमें फ्री राशन भी अगर पेपर पे कहा गया है कि हम फ्री राशन देंगे, तो उसके लिए जो एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, मान लीजिए किन्नर समुदाय का, वो शायद ना रहा हो और इसीलिए उनके बारे में सोचा भी ना गया हो। तो मेरा सवाल ये है कि जब सरकार ऐसे किन्नर समुदाय के लिए ही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सोचती है, तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं आपके हिसाब से और आपके अनुभव में, ऐसी कौन सी 3 मेन प्रायोरिटीज हैं, कौन सी 3 चीजें हैं जिनके बारे में सरकार को सबसे पहले सोचना चाहिए जब वो ऐसी स्कीमें बनाते हैं? अंजलि जी, आपके साथ शुरू करें। Sure. 3 जरूरी नहीं, मुझे 2 भी चलेंगी। हाँ, नहीं, देखिए, मुझे लगता है पहले तो सेफ्टी सबसे बड़ी चीज जिसकी जरूरत है, वो है सेफ्टी। अगर और एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू ट्रीटमेंट, एक्सेस टू एजुकेशन, और जो स्कीम्स बनी हैं, वो स्कीम्स को एक्सेस कैसे करें, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इट इज पॉइंटलेस। मुझे लगता है कि इसमें कुछ फायदा भी नहीं है। स्कीम्स हैं जो हर गरीब, बाय द वे, सब गरीब भी यही प्रॉब्लम फेस करते हैं। स्कीम्स हैं, पर आप वो स्कीम्स आप तक नहीं आती है, ना आप स्कीम्स तक पहुंच सकते हैं। जी, राइट। लॉज हैं, आप वो लॉज से कुछ बेनिफिट भी नहीं ले सकते। जी, राइट। तो मुझे लगता है जब तक एक्सेस नहीं होगा, तब तक सब कुछ पेपर पे ही रहेगा, सब कुछ उधर ही सीमित रहेगा, जी, लोगों तक कोई बेनिफिट्स नहीं पहुंचेंगे। जी। सबसे पहले हो गया सेफ्टी। जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो क्या हमारा मतलब है कि सेफ्टी ये सर्विसेज एक्सेस करने में, या सेफ्टी उनकी खुद की, कि सबसे पहले उनको सुरक्षित रखना जरूरी है समाज से? और हाँ, जी, देखिए, और एक तो है कि हम एक्सेप्टेंस पे जब
एक्सेप्टेंस पे जब काम करते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की नजर में हम लाएं इस कम्युनिटी के बारे में। पुलिस के साथ आप काम कीजिए तो इमीडिएटली बहुत नेगेटिव रहते हैं। आप जनरल कम्युनिटीज में बात कीजिए, वो भी बहुत नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं जाके मुझे लगता है कि ओवरऑल एनवायरनमेंट में चेंज लाना है, और वो उसमें तो टाइम लगता है ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन चीजों में टाइम लगता है जी। पर स्ट्रॉन्ग लॉज अगर हो तो कुछ तो चेंज आएगा, बट टाइम लगता है। देखिए, जब सती हमारे यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में सती को लेके कितना, सती प्रथा को लेके कितना एक्सेप्टेंस था। जी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सती नहीं होगा कभी ना कभी। अब कौन सी औरत जाके अपने आप को जलाती है अपने हस्बैंड के पैर पे? नहीं होता ना। पर जी। कितना टाइम लगा, एक तो लॉ चेंज हुआ और फिर कितना टाइम लगा एटीट्यूड चेंज होने में। जी। तो इसलिए मुझे लगता है जब मैं इन चीजों के बारे में सोचती हूँ ना, मुझे लगता है ठीक है, हमें ये तो एक्सेप्ट करना है कि हम लॉज तो स्ट्रेंथन करें जी। और फिर उसके साथ साथ कम्युनिटीज में एटीट्यूड में भी चेंज लाने के लिए काम करें, और जी। उसमें टाइम लगेगा। देयरफॉर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जब हम स्ट्रॉन्ग लॉज और स्ट्रॉन्ग कानून की बात कर ही रहे हैं, तो उसमें जब हम समाज की सोच बदलने के बारे में भी बात करते हैं, तो सबसे पहले जो एक हम कहते हैं जो एनफोर्सर जो होता है, कि सरकारी मैकेनिज्म्स को खुद सबसे पहले तो उनको ही सेंसिटिविटी अपनी बढ़ानी चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये कानून आ चुका है और ये कानून असली है और ये कानून एक पर्पस के लिए है। तो हाँ, मतलब डेफिनेटली ये एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। नाज़नी जी, आपके हिसाब से कौन सी 3 चीजें हैं जिसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए ऐसे कानून बनाते समय या ऐसी प्रणालियां बनाते समय? सबसे पहले जैसे अंजलि जी ने कहा ना कि सुरक्षा जी। उनकी हिफाजत बहुत जरूरी है, क्योंकि हिफाजत जब भी उनकी होगी जब हमारा नजरिया बदलेगा, समाज का नजरिया बदलेगा और उनको भी वही दर्जा मिलेगा, तब हिफाजत उनकी हो पाएगी। और रोजगार, मकान। ठीक है, तो यही थे मेरे प्रश्न आप दोनों के लिए। और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप दोनों से इसके बारे में बात करके, क्योंकि मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती और बहुत ज़्यादा मैंने सोचा इस सेशन के बारे में कि मैं कैसे वो बातें पूछ सकती हूँ जिनके बारे में मैं पहले से नहीं जानती, लेकिन जिससे मैं और मेरी जैसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस उन तक कम से कम वित्तीय पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि वित्तीय एक्सेस करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बैंक तक पहुंचना ही, जैसे हम पिछले 3-4 वीडियोस में देख चुके हैं कि कितने सारे लोग बैंक तक ही नहीं पहुंच पाते, क्योंकि या तो डरते हैं या तो बहुत सारे बीच में जो लोग होते हैं जो उनसे पैसे ले लेते हैं। तो इन सब में अगर हम किन्नर समुदाय के बारे में बात करें तो वहाँ पे उनकी एक एडिशनल प्रॉब्लम होती है, जिसमें वो लोग पहले से ही समाज से लड़ रहे हैं। तो समाज से लड़ते लड़ते वो इन सर्विसेज को कैसे एक्सेस करें, वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है उनके लिए। तो आपके जवाबों से जवाब सुन के बहुत अच्छा लगा, और इसी के साथ मैं ये सेशन क्लोज करना चाहूंगी। तो थैंक यू वेरी मच अंजलि जी और थैंक यू सो मच नाज़नी जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये जो आउटरीच सेशन है ये 12 फरवरी को रिलीज होगा यूट्यूब पे, और इसके साथ साथ ही जो हमारी 5वीं वीडियो है इस सेशन में जो कि किसानों के बारे में है, वो भी इसी महीने रिलीज होगी। तो थैंक यू वेरी मच। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।